Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 27 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज के इस न्यूज़पेपर में कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक वीडियो को एक एक आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते हुए चलना। देखिए सबसे पहला आर्टिकल आ रहा है सुप्रीम कोर्ट टू पास ऑर्डर ऑन प्लिया इन पेगासुस केस टुडे। देखो क्या है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दैट इज़ एन.वी. रमना, इन्होंने अभी पेगासुस सॉफ्टवेयर को लेकर कई टाइम से ये हायरिंग कर रहे हैं। मतलब कई टाइप से ये डिसीजन सुनाने की कोशिश करें कि क्या एक अच्छा डिसीजन होना चाहिए पेगासुस सॉफ्टवेयर को लेकर। इसके लिए आज सुनवाई यहाँ पर की जाएगी। कल के न्यूज़पेपर में आएगा कि इसके लिए जो है क्या मतलब अभी सुनवाई के अंदर क्या दलीलें रखी, क्या क्या चीज़ें निकल कर रही हैं, वो सब कल पता चलेगी। लेकिन आज इसकी क्या की जाएगी, सुनवाई की जाएगी। बट हमारे लिए सबसे मेन चीज़ पता है क्या है कि पेगासुस सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पेगासुस सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है। इसके लिए मैंने बकायदा नोट्स बनाए हुए आज, क्योंकि 27 अक्टूबर, एक बार मैं 27 अक्टूबर वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ओहो 27 सितंबर खुल गया है मुझसे गलती से। 27 अक्टूबर, वेट, ये रहा 27 अक्टूबर पेगासुस सॉफ्टवेयर। अभी पेगासुस स्पाईवेयर क्या है, बेसिकली जीएस पेपर नंबर 3 सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, वहाँ से ही उठाया गया है। अब क्या है कि बेसिकली क्या है कि जो पेगासुस सॉफ्टवेयर है ये इजराइल की कंपनी ने बनाया था, और इसको बनाने के पीछे का सबसे मेन रीज़न या मेन मोटिव जो था वो ये था कि जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको हम किस तरह से काउंटर कर सके। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि टेररिस्ट ग्रुप के जो खुफिया मिशंस होते हैं उनके बारे में बता देता था। ये मोबाइल के अंदर इस तरह से डाउनलोड हो जाता था कि आपकी जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है, जितने आपके मैसेजेस हैं, गैलरीज हैं, फ़ोन है, माइक्रोफोन हो गया, इन सबको ये एक्सेस कर लेता था, जिससे कि आतंकवादी गतिविधियाँ पकड़ पाना आसान हो जाता था। बट अब अब इसराइल की कंपनी के द्वारा अब क्या कहा जा रहा है कि जो पैसा देगा, मतलब खूब करोड़ों रुपए ही लेते हैं, और ये कहते हैं कि अगर आपको किसी जानकारी लेनी हो आप हमें बताओ, हम आपको जानकारी देंगे। अभी क्या है कि कई सारे पॉलिटिशियन हो गए, कई सारे जर्नलिस्ट हो गए, इनके मोबाइल पर पेगासुस सॉफ्टवेयर देखा गया और ये पता लगा कि इन पर किसी ने जासूसी करवाई है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं, जो प्राइवेट चीज़ें रखी होती है गैलरीज में, उन सब चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। कहीं ना कहीं देश की सोवरेनिटी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन भी कवर हुए हैं, उनके ऊपर भी जासूसी कराई गई है। तो ये हमारी बहुत मेन चीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ दे रखी है। इसराइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप, उसके द्वारा 2010 के अंदर ये सेटअप किया गया था, लेकिन अब इसको मिसयूज़ किया जा रहा है। बेसिकली ये टेररिज्म को दूर करने के लिए किया था, लेकिन अब इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। इसको लेकर काउंटर करते हुए यहाँ पर दलीलें दी जा रही है। अब देखते हैं कि केस जो है वो कितना लंबा चलेगा और क्या क्या चीज़ इसमें सुनाई जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली है जो कि आज की डेट में जो एन.वी. रमना है इसकी पूरी हायरिंग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके यहाँ पर फिलहाल इस पेज से कोई खास चीज़ें यहाँ पर नहीं दे रखी है। इसके बाद हम आगे चलेंगे पेज नंबर 3 में। एक दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, अभी एक मास्टर प्लान लॉन्च किया था ड्रेनेज को लेकर, वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। देखो आप जानते हैं जब भी बरसात होती है तो दिल्ली के अंदर जो पानी है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कार हो गई, बसेस हो गई, वहाँ पर पूरी तरह से डूब जाती है, जिसको लेकर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था। लेकिन वो मास्टर प्लान जो है जब उसको पास कराने के लिए एलजी के पास लेकर गए, या जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है उसको जब लेकर गए, तो वहाँ से वो जो पूरा स्कीम है, जो पूरा ब्लू प्रिंट है, वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर कई सारे और भी इश्यूज़ हैं जो से बढ़ सकते हैं। इस बात को लेकर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी आने वाले समय के अंदर इसमें और भी कई चीज़ें अभी ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। इसके बाद जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक छोटा सा आर्टिकल था, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं किया। इसके यहाँ से एक बात उठती है, वेस्ट बंगाल ने अभी डिसाइड किया है कि वो अपने स्कूल्स और कॉलेज को रीओपन कर देंगे। क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिले थे। मतलब अगर हम कहें तो लहर की जो शुरुआत है भारत में वो वेस्ट बंगाल केरला से ही देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर स्कूल्स को बंद कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक इसको रीओपन नहीं किया गया। अभी भी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल को रीओपन कर दिया गया है ऑल्टरनेट बेसिस पर, इस तरीके से। बट यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं किया गया। अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि अभी जो केसेस है वो थोड़े से ढीले चल रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर स्कूल्स वगैरह या कॉलेज वगैरह जो है वो ओपन कर दिया जाए और ऑफलाइन मोड को यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट किया जाए। तो ये अब यहाँ पर एक न्यूज़ आता है दैट इज़ प्रोबेब ऑर्डर इनटू एनिमल इलेक्ट्रोकॉशन एट कजारिंगा। अब आप जानते हो कजारिंगा जो है वो हमारा एक नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनिमल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अभी क्या है, देखो कजारिंगा जो पार्क है बेसिकली इसके अंदर क्या कर रखा है, जैसे ये पार्क है, नेशनल पार्क है, अब इसके चारों ओर हमने क्या कर रखी है, फेंसिंग वायरिंग कर रखी है, ताकि कोई जानवर इधर से उधर ना जा पाए। मतलब वो अपने एरिया के अंदर है लेकिन उसको क्रॉस ना कर पाए। जैसे बाउंड्री लाइन्स होती है ना,
ना, वैसे। तो यहाँ पर जो फेंसिंग की गई है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग से की गई है, जिसको जब जानवर छूता है तो उसको करंट लगता है, जिसकी वजह से उस शॉक से उसकी वहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्योंकि अगर शॉक हल्का होगा ना, वेव धीमी होगी, तो जानवर उसको क्रॉस करके निकल जाएंगे, तो वेव को थोड़ा तेज रखना पड़ता है, जिसमें उनकी जान भी चली जाती है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई और इसको कहा गया है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने चाहिए जिनसे कि जानवर इधर से उधर ना जा पाए, मतलब वो बाउंड्री क्रॉस ना कर पाए और उनकी डेथ भी ना हो पाए। ये चीज़ें बोली गई और स्टॉप किया गया इस टाइप की चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको कजारिंगा के लिए कुछ बताया था, मैं आप ऑलरेडी अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको कजारिंगा के बारे में बताया भी था, बट एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ये आपका जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन की बात करें तो कजारिंगा जो पार्क है ये आपका आसाम के अंदर पाया जाता है, जो कि 42,996 हेक्टेयर किलोमीटर को ये क्या करता है, कवर करता है। अगर हम इसको बात करें नेशनल पार्क, 1974 के अंदर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। टाइगर रिजर्व के लिए इसको 2007 में डिक्लेयर कर दिया था। मैक्सिमम जो प्रजाति हैं टाइगर की वो यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टेटस की तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर जोड़ा गया सन 1985 के अंदर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और अगर हम बात करें तो इसमें राइनियो जो 4 टाइप की स्पीसीज सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे एक राइनियो यानी जो गैंडा होता है उसके ऊपर एक सींग होता है, वो एक सींग वाला गैंडा भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एलिफेंट्स पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और कई टाइप के वाटर बफेलो वगैरह पाए जाते हैं जो यहाँ पर होते हैं, जो और कहीं थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। तो कजारिंगा को लेकर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप इसको अपने लेवल पे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल मेन जो न्यूज़ था आर्टिकल वो ये था कि कजारिंगा के अंदर जो एनिमल है उनकी डेथ हो रही है इलेक्ट्रोकॉशन की वजह से, उसको यहाँ पर हटा देना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक ये आपने देखा हो मेट्रो स्टेशन पे कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट है। पंजाब जो है वो एक लैंडमार्क फिगर को क्रॉस करने आ रहा है, 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है कि पंजाब जो है, पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर पंजाब में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है, वो बिल्कुल आ सकता है। हमारे बताए हुए प्रोजेक्ट्स में अगर वो पैसा लगाता है, हम आपको कई टाइप के इंसेंटिव, कई टाइप की सब्सिडीज़ और जो स्टेट लेवल पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनमें क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। अल्टीमेटली ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है वो बड़े लेवल पर, मैसिव स्केल पर यहाँ पर लेकर जा सकें। इसके लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। थोड़ा सा मुझे लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको इसके बारे में यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और कई सारे लोग तो वर्चुअल मीटिंग में, मतलब वर्चुअल मीटिंग मतलब जैसे ऑनलाइन मीटिंग होती है उसमें भी है, कुछ फेस टू फेस भी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये इन्वेस्टर समिट है जो कि 2021 के अंदर किया जा रहा है और आज की डेट में ये स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फिलहाल ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं जो आपको बताने लायक है। थोड़ा सा ये किसानों को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। अब हरियाणा जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मान ले जानते हो, क्योंकि हरियाणा के अंदर महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में इनोवेशंस देखने के लिए मिले। तीसरा, यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो अपने लॉज को लेकर बहुत चिंतित है, उनकी सुख सुविधाओं को लेकर यहाँ पर बात की जाती है। और हरियाणा सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर फेमस है। आप देख लीजिए जितने भी गोल्ड मेडल्स हैं मैक्सिमम आपको 70% लोग हरियाणा के ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बोले कि अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आते हो तो आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वामित्व, संरक्षण, संपन्न सेवा, समाधान, स्वाभिमान, स्वावलंब और संयायता, ये सारी चीज़ें आपको हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिलेगी। कुल मिला के छोटा सा एक पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। कल को अगर आपको कोई आर्टिकल हरियाणा के रिगार्डिंग मिलता है तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा किन किन चीज़ों में काफ़ी आगे चल रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि हरियाणा की मुझे बताओगे टोटल पॉपुलेशन 2021 के हिसाब से अभी कितनी है, लेटेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। ये आप मुझे गूगल करके बताना भले ही, क्योंकि जब आप टाइप करोगे तो आपको चीज़ें खुद भी याद हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर कई सारे एडिटोरियल मैं एक एक करके थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि एडिटोरियल कोई खास नहीं है, बट चलो जो भी है हम इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सेफ्टी फर्स्ट, अब यहाँ पर बात की जा रही है तमिलनाडु को लेकर। अच्छा, आपको पता है तमिलनाडु और केरला में अभी एक डैम है जिसके लेकर मैंने कल बात भी की थी आपको। तो मलापुरम डैम जो है बेसिकली इसमें क्या हो गया कि जो सेफ्टी लेवल है या जो डेंजर लेवल तक जो वाटर लेवल है वो आ चुका है, जिसके चलते यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो ये केरला में जो डैम है इसका वाटर लेवल बढ़ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बताई हुई है कि अगर इस तरह से डेंजर लेवल से ऊपर पानी चला जाता है तो उसको लेकर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डैम में पानी ज़्यादा आ जाएगा तो अल्टीमेटली से बाढ़ की समस्या जो गाँव के अंदर या जो निचले जो इलाके हैं उनमें बाढ़ की समस्या देखने के लिए मिलेगी। तो उसको काउंटर करते हुए यहाँ पर केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला है कि हम तो इसका मैनेजमेंट ही नहीं करते। नो डाउट ये डैम केरला में है लेकिन इसका पूरा मैनेजमेंट तमिलनाडु की सरकार करती है। तो तमिलनाडु की सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस वाटर लेवल को किस तरह से इंश्योर किया जाए, किस तरह से इसको रिड्यूस किया जाए। उसको लेकर ये पूरा आर्टिकल है जो कि हमने ऑलरेडी कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, क्योंकि मेन आर्टिकल में आया। ये आज ट्यूटोरियल में, कल को ये मेन आर्टिकल में आ चुका था। वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर बात बोली जा रही है। सोनिया गांधी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं याद रखना जब भी अपोजिशन पार्टी का कोई आर्टिकल आता है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न
क्योंकि हम हमेशा आर्टिकल्स में जो भी सरकार चल रही होती है, जो भी डोमिनेंसी वाली सरकार होती है, उसके हमेशा फ़ायदे ही लिखे होते हैं, लेकिन नुकसान की बात, जो कॉन्स होते हैं या जो उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हमेशा अपोजिशन पार्टी अच्छे से बता पाती है। तो यहाँ सोनिया गांधी ने पहली बात तो एक अच्छी चीज़ ये बोली कि नो डाउट इस सरकार ने जो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, डेफिनेटली ये माइलस्टोन है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब उन्होंने अपना काउंटर करते हुए बातें बोलनी शुरू की। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये बोला कि 100 करोड़ में से अगर हम बात करें डबल डोज वैक्सीनेशन, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, जो कि 20% से भी कम है। जो सोचने का एक विषय है कि जिस देश में हम रह रहे हैं, जहाँ पर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया, उसमें से डबल डोज वैक्सीनेशन बहुत कम है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि आज भी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जब तक डबल वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी तब तक उस फर्स्ट वैक्सीनेशन का भी कोई खास असर देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा। दूसरा उन्होंने बोला कि जिस तरह से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार इतने सालों से, यानी मोदी सरकार 2014 से अपनी सत्ता के अंदर आ चुकी है, क्या 2014 से लेकर 2020 यानी इन 6 सालों के अंदर गवर्नमेंट से इतना पैसा भी नहीं हुआ कि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग करवा पाएँ कि कोविड-19 केस में जो कोलैप्स हुआ है हॉस्पिटल का, वो ना देखने के लिए मिलता है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा काउंटर करते हुए जो है बुराइयां करने की कोशिश की है। अपोजिशन पार्टी बुराइयां नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि कमियां निकाली हैं। और जब भी ऐसी कमियां आती है, आपको पता होना चाहिए कि जिस सरकार में आज आप जी रहे हो, यानी जिस सरकार के राज में आज आप जी रहे हो, उस सरकार की क्या अच्छी बातें और क्या खराब बातें। क्योंकि अच्छी बातें तो हम डेली सुनते ही रहते हैं, बट हमें खराब बातें भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो है अभी भी हम लैक कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। जो वैक्सीनेशन का गैप है फर्स्ट और सेकंड डोज में, उसको भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ चलिए, री एवोल्यूशन ऑफ न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट। अब यहाँ पर जो हरीश वाटके हैं, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। बेसिकली उन्होंने ये बोला कि जैसे कि अभी आप जानते हो, जो हमारे पर कुशीनगर है, जो यूपी का कुशीनगर है, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, जिसके उद्घाटन के लिए जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये दोनों वहाँ पर गए। तो जब ये वहाँ पर गए तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि क्योंकि जो यूपी है, यूपी बुद्धिज़्म को लेकर बहुत ज़्यादा, कुशीनगर जो है बुद्धिज़्म को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आखिरी सांस जो है बुद्धिस्ट ने, गौतम बुद्ध ने, वो यूपी के कुशीनगर में ही ली थी। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि उन्होंने अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया। बहुत अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, बहुत सारा पैसा इंडिया के अंदर आएगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। लेकिन खराब चीज़ यहाँ पर इनको, राइटर को ये लगी कि उन्होंने कहीं भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात ही नहीं की। अगर हम देखें तो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन इसको दोबारा से रिवाइवल पे कौन लेकर आए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, अगर आपने इसकी मूवी ना देखी ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर की, तो प्लीज़ आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ना मूवी आ जाएगी। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, जैसा आप देखना चाहो, दोनों वर्जन वहाँ पर अवेलेबल है। आप उस मूवी को जब देखोगे तो लास्ट का सीन है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वो दलित घर से थे, यानी वो ST/SC से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कई सारे एक्सप्लॉयटेशन सहे थे जो कि जनरल कैटेगरी ने उनके ऊपर किए थे। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, तो उन्होंने क्या किया था, अपना धर्म परिवर्तन करवाया था। अपनी दलित से उन्होंने ऊंचे दर्जे को पाने के लिए उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था। और जब उन्होंने खुले ग्राउंड के अंदर बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था ना, दोस्तों आप यूट्यूब पे टाइप करना, अभी टाइप कर लो चाहो तो, टाइप ये करना कि जो बुद्धिज़्म है किस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनाया, उसकी वीडियो दिखा दो, तो वो वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो में देखोगे कि बुद्धिज़्म में कई सारे बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी मंत्र पढ़ के उनको क्या कर रहे हैं, उनकी जाति हटा के एक नई जाति में उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और उनसे इंस्पायर्ड होकर कई सारे जो ST/SC वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। क्योंकि बुद्धिज़्म, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था, बुद्धिज़्म इतनी अच्छी रिलीजियस है जिसमें कई सारी चीज़ हमें सीखने को मिलती है, जो कभी भी धर्म को बांटती नहीं जाति के आधार पर। और यहाँ पर धर्म को जाति के आधार पर भारत में बांटा है, तब उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। तो कुल मिला के राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बुद्धिस्ट की, तो वहाँ पर जाके वहाँ पर उनके चरणों में अपना लीन हुए, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपनी स्पीच के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं बोली। जबकि देखा जाए तो बुद्धिज़्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा भारत के अंदर जो दिया है, वो किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था खुले ग्राउंड के अंदर, उसके बाद कई सारे लोग, दलित लोग थे, जिन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया, और तब से बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा भारत के अंदर फेमस होना शुरू हो गया। तो ये पूरा मूवमेंट यहाँ पर ये बात बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बात चलिए, कॉप इन सडान। अब ये बात क्या चल रही है, जैसे आप जानते हैं कि सडान, आज एक काम करते हैं, इसको ना हम आगे कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आगे डिस्कशन दे रखा है। अब यहाँ पर एक बात चलिए, आप जानते हैं वाई इंडिया शुड नॉट साइन ऑन नेट ज़ीरो। अब यहाँ पर आपको एक ना नई चीज़ जानने को मिलेगा। पहली बात तो ये देखो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC
ये एक ऐसा एग्रीमेंट है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये बोलती है कि हर कंट्री को अपने यहाँ पर नेट एमिशन को जीरो कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है आने वाले समय के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी और इससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन लेवल यहाँ पर बढ़ेगा। बट यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने एक दलील दी, इंडिया ने ये कहा कि देखो जब हम बात करते हैं यूएसए की, जितनी भी डेवलप्ड इकॉनमी है, इन्होंने तो खूब सारा एम्बिशन कर करके अपनी इकॉनमी का जीडीपी बढ़ा लिया, लेकिन जब अब हम ये काम कर रहे हैं, अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, एम्बिशन यानी कार्बन कॉम्पोनेंट ज़्यादा एमिट कर रहे हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो अब हमें रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? जब डेवलप्ड नेशन कर रहे थे तब तो उन्हें करने दिया गया, अब जब पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया तो हमें रोका जा रहा है। तो ऐसे तो हम कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगे। डेवलप्ड नेशन ने तो खूब गंदगी करके अपने आप को आगे बढ़ा लिया, और जब हम वही चीज़ करना चाहते तो हमें पॉल्यूशन का हवाला देके रोक दिया जाता है। तो ऐसे में एक आगे जितनी भी डेवलप्ड नेशन है वो क्या करेंगे, डेवलपिंग नेशन को पैसा देंगी, फंडिंग देगी, जो फंडिंग कोई देता ही नहीं है। कहने को एग्रीमेंट हो भी रखा है लेकिन कोई फंडिंग देता नहीं। इवन हमने पेरिस एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, लेकिन अभी जो नेट जीरो एम्बिशन है उसमें इंडिया ने साइन नहीं किया। यानी इंडिया कहता है कि हम एम्बिशन करेंगे लेकिन जीरो एम्बिशन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो एम्बिशन का मतलब है हम कोई कार्बन डाइऑक्साइड या इस टाइप की गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। प्रोड्यूस नहीं करते भैया, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री कैसे चलेंगी? हमारी इंडस्ट्री का धुआं कहाँ जाएगा? इसका मतलब इंडस्ट्री शट डाउन करनी पड़ेगी, और इंडस्ट्री शट डाउन कर देंगे, इकॉनमी कहाँ से चलेगी? तो इसे नेट जीरो पर इंडिया ने साइन नहीं किया। कि वही है हमारे जयरामन सर है, इन्होंने बोला कि इंडिया को साइन क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये जितनी भी बातें ना दोस्तों, ये सारी बातों का जो सोल्यूशन है मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। इसका सोल्यूशन दूंगा 31 अक्टूबर से लेकर 11 से 12 नवंबर के बीच में, क्योंकि COP26 की मीटिंग होने वाली हो सकता है इंडिया नेट जीरो एम्बिशन के टारगेट को अचीव करने के लिए सिग्नेचर यहाँ पर कर दे। अब जैसा भी होगा वो हम वहाँ मीटिंग में क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे अपने पास, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर अब बात क्या बोली गई यहाँ पर, चलिए एक मिनट, चलो ये तो आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे बात बोली गई प्रिपेयरिंग फॉर आउटब्रेक। अभी क्या है, आयुष्मान भारत को लेकर ये बात बोली गई है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक काम करते हैं, इसको ना मैं अपने नोट्स में से आपको पूरा डिटेल वर्जन पढ़ा देता हूँ। ये देखिए, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने इनको लॉन्च किया आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसमें क्या बोला गया, इंडिया को एक पैन इंडिया स्कीम के अंदर रखा जाएगा, यानी कि पूरे भारतवर्ष में हमें अपने पास क्या करना है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये प्लान यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 17,788 घरों के अंदर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर 11,024 अर्बन हेल्थ सेक्टर यहाँ पर खोले जाएंगे, वो भी कहाँ पर, अर्बन एरिया के अंदर, जिससे जो हेल्थ की क्राइसिस है इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। और यहाँ पर ये भी बात बोली गई है कि इस चीज़ से इस स्कीम को लॉन्च करके अराउंड 5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन के लोगों को क्या मिलेगा, एक उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर मिलेगी। और इस चीज़ की सराहना करते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी तारीफ करते हुए बोला कि इस टाइप की अगर हम कोई भी स्कीम लेकर आते तो कहीं ना कहीं इससे जो नॉट ओनली फॉर इंडिया, किसी भी देश के लिए इस टाइप की स्कीम जो होती है वो हमेशा बेनिफिशियल रहती है, और इस टाइप की स्कीम डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम यही चाहते हैं कि अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर हर इंसान को अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिले और प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको मिलती रहे। इस चीज़ के लिए उन्होंने IT सेक्टर को भी इसमें इनेबल किया, जिससे हम हर इंसान का जो डेटा है वो अपने पास IT के अंदर रख सकें, यानी IT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर उसको रख सकें, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर बोलेगी, इसको आप पूरा अपने पास पढ़ सकते हो दोस्तों। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और भी कई इनिशिएटिव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चलाए जा चुके हैं, जिसमें PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत स्कीम आता है, प्रधानमंत्री स्वर्ण सुरक्षा योजना आती है, और जन आयुष औषधि योजना। दोस्तों मैं चाहता हूँ ये तीनों योजना के बारे में आप एक एक दो दो लाइन मुझे बताओ कि ये योजनाएं क्या बोलना चाहती हो और इसके पीछे क्या मोटिव है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल था बेसिकली यही बोलता था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये आयुष्मान भारत जो है इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे पर। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आर्यन को लेकर बात की गई, हम इस पर डिस्कस नहीं करें क्योंकि NIA वगैरह को लेकर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। हमें आर्यन से कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब है उस ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इसको डील करती है, दैट इज़ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके बाद एक बात चलिए, श्रीनगर के स्टूडेंट को यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट हैं, मोर देन 30 स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया UAPA के द्वारा। अच्छा ये मुद्दा कहाँ से उठा वो सुनो दोस्तों। आज बोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मेरा बोलने का ही काम होता है तो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। मेरे गले में बहुत ज़्यादा छाले भी हो चुके हैं, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए पेपर लेकर आऊँ। हो सकता है अभी आने वाले टाइम के अंदर मैं वीडियो भी बंद कर दूँ, रीज़न मुझे लग नहीं रहा कि मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो भी बना पाऊँगा, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है और बोलना मुझे बहुत पड़ता है। तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए मुझे मौन व्रत धारण करना पड़े, अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ बट बता रहा हूँ। और अभी भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
सांस लेने में भी और बोलने में भी, क्योंकि बोलने में सांस ली जाती है और वो चीज़ें एक साथ नहीं हो पा रही, इस टाइम गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरी, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना इस चीज़ को। UAPA, अभी क्या होता कि इंडिया और अरे यार चाइना क्यों बोलो, इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच हुआ था जिसमें इंडिया हार गया, पाकिस्तान जीत गया। अभी जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में क्या दिखाया गया कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स थे, अराउंड बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट थे, ये लोग पार्टी कर रहे थे और पार्टी में क्या कर रहे थे, ये नारे लगा रहे थे किसके, पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान की जीत हुई है, उससे ज़्यादा खुश थे। अब एक बात बताऊँ, देखो नारा लगाना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आप किसके लिए लगा रहे हो, एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारे अलाइन कंट्री है, ठीक है, और हमारे देश में रहकर लगा रहे हो, अल्टीमेटली आप हमारी सोवरेनिटी को क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, और कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो UAPA ने इनको क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब मेन चीज़ पता है क्या, इनके ऊपर FIR वगैरह दर्ज वगैरह भी की गई है। अब ये UAPA क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, वैसे मैं पहले भी कभी ये कवर कर चुका हूँ, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, GS पेपर नंबर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्यों बनाया गया था, ये टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। अगर कहीं पर लगता है टेररिज्म एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। UAPA को पास किया गया था 1967 के अंदर, और ये बेसिकली क्या करता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने का यहाँ पर काम करता है। इसका मेन काम तो मैंने आपको बता ही दिया, उसको ऑफिशियल गजट वगैरह के थ्रू डिक्लेयर भी किया गया था। इसमें पनिशमेंट, भाई साहब हाई पनिशमेंट, फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको अपने लेवल पे यहाँ पर पढ़ सकते हो। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था UAPA, ठीक है। आज काफ़ी दिक्कत होगी भाई, ऐसा लग रहा है न्यूज़पेपर जल्दी ख़त्म हो जाए। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात चलिए, चाइना फॉरेन मिनिस्टर मीट तालिबान इन दोहा। अब क्या है, जो अफगानिस्तान है, देखो अफगानिस्तान और चाइना के रिलेशन आपको पिछले कुछ समय के अंदर कुछ ज़्यादा सुधरते हुए नजर आएंगे। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी का कैप्चर नहीं था तो चाइना ज़्यादा इनसे चिपकता नहीं था, लेकिन जब से तालिबानी का कैप्चर आया तब से चाइना कुछ ज़्यादा ही इनसे अपनी दोस्ती करना चाह रहा है। क्योंकि आप जानते हो चाइना जो है, तालिबानी जो है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिज्म को प्रमोट करती है और इन्हें फंडिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फंडिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है, चाइना को तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनसे पैसा उधार ले ले और इनकी गुलामी करे, और चाइना इसी चीज़ को प्रमोट करते हुए क्या कर रहा है, यहाँ पर इनको सपोर्ट कर रहा है। अब बेसिकली है क्या, देखो चाइना जो है, चाइना बैटरी को लेकर बहुत ज़्यादा आगे है, और बैटरी में लगती है यूरेनियम और लिथियम और यूरेनियम वगैरह सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो अफगानिस्तान के अंदर पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस मौके का फ़ायदा उठा रही हैं और तालिबानी के साथ बोले कि जिस तरह से अभी तालिबानी के पास पैसा नहीं है तो हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करवाएंगे ताकि हम आपके रिसोर्सेज का पूरी तरीके से क्या कर पाएँ, यूटिलाइज कर पाएँ। चलो मैंने इसके लिए कुछ नोट्स वगैरह बनाए, आपको नोट्स दिखाता हूँ। चाइना इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, GS पेपर नंबर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली ये इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहा है, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में तालिबानी का कैप्चर हुआ है। अब जब से कैप्चर हुआ तो तब से तालिबानी जो है वो अपने तरीके से काम कर रहा है। अफगानिस्तान में लिथियम का जो रिजर्व है वो काफ़ी एक्सेस मात्रा में पाया जाता है, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट अगर हम बात करें तो वो अफगानिस्तान में लिथियम पाई जाती है। अब लिथियम बैटरी में डलती है और बैटरी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना करता है। तो चाइना चाहती है कि लिथियम जो है वो किसी तरह से हम अफगानिस्तान से क्या कर ले, इंपोर्ट कर ले। इवन अफगानिस्तान में सिर्फ लिथियम ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई सारे मिनरल जैसे गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, रेयर अर्थ क्रोनियम हो गया, कॉपर, नेचुरल गैस, यूरेनियम, कोल, आयरन, लेड, जिंक, जेमस्टोन और सल्फर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। इवन मार्बल्स वगैरह भी रेयर मार्बल्स होते हैं जो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली चाइना चाहती है कि अगर हम इनसे अच्छी दोस्ती कर लेंगे तो कल को इनके पास जितनी भी अबंडेंट मात्रा में ये चीज़ें हैं वो सब हम इनसे क्या करते रहेंगे, इंपोर्ट करते रहेंगे। तो चाइना के पीछे, दोस्ती के पीछे ये स्ट्रेटजी है जिसके चलते चाइना ये काम कर रही है। इवन चाइना अपने जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी प्रमोट करना चाहती है। बेसिकली ये रोड इनिशिएटिव क्या है, चाइना अपनी नेबरिंग कंट्रीज को रोड के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करी जिससे मूवमेंटम आसान हो जाए और व्यापार करना भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए वो चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान में तो वो अपनी बेल्ट बिछा ही रहे हैं रोड की, अब वो चाहते हैं पाकिस्तान से होती है अफगानिस्तान में भी वो बेल्ट बिछा दी है जिससे कि मूवमेंटम और जो व्यापार है हमारा वो आसानी से हो पाए। इन सभी के चलते चाइनीज जो है वो अफगानिस्तान से दोस्ती करे। इवन चाइना ने ये तक बोल दिया कि अफगानिस्तान को वो फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली दोनों तरीके से यहाँ पर क्या किया जाएगा, हेल्प प्रोवाइड कराया जाएगा चाइना गवर्नमेंट की तरफ से। तो यही पूरा आर्टिकल है कि किस तरह से जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है और जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है यानी तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये एक दूसरे से क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से एक दूसरे कंट्री के ये लोग क्या कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर बात करें, बाइडन डी अनाउंस कॉम्प एंड वायलेंस इन म्यांमार। दोस्तों आपको बता दूं, म्यांमार को लेकर मैंने ना कल एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, मैं उसका लिंक शेयर नहीं करूँगा लेकिन बिकॉज
वो लिंक जो है ना काफ़ी खतरनाक है। खतरनाक का मतलब ये है कि जब मैंने उसकी, और मैं ये बता रहा हूँ कल रात के 1:30 बजे की, मैं सडनली ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो मुझे वो म्यांमार की वो वीडियो मिली जिसको मैंने देखा, जिसपे साफ साफ प्रिकॉशन थी कि वीडियो में कई सारे ग्राफिक वीडियोज़ भी हैं, तो आप एक्सेप्ट करोगे तो ही देख सकते हो। मैंने एक्सेप्ट कर ली। जब मैंने देखी तो उसमें वो 7.5 मिनट की वीडियोज़ में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। मैं आपसे शेयर करता हूँ वो चीज़, ठीक है। बाकी लिंक शेयर नहीं करूँगा, लिंक आप खुद सर्च करके देख सकते हो तो देख लेना, ठीक है। उसके अंदर वीडियो के अंदर ये दे रखा है कि म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हो गया। पहले म्यांमार में सरकार चलती थी, अब वहाँ पर मिलिट्री ने पूरा कब्जा ले लिया, ठीक है। और वहाँ की जो प्रेसिडेंट थी उनको भी अपने कब्जे में कर लिया और होम क्वारंटाइन कर दिया एक तरह से। तो अब हुआ क्या है कि म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है वो इतनी ज़्यादा मतलब क्रूर है कि अपने नागरिकों की जो महिलाएं हैं उनका एक एक दिन में मोर देन 3 से 5 टाइम्स वहाँ पर रेप किए जा रहे हैं, हर दिन किए जा रहे हैं, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। और जो उनके बच्चे हैं, एक उस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, बच्चों को वहाँ पर मारा जा रहा है। जो न्यू बॉर्न बेबी भी हैं, जिनको अभी पैदा हुए सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं या कुछ हफ्ते ही हुए हैं, उनको उन्हीं के सामने उनकी बॉडी को लटका के मार दिया जाता है। और जो बड़े बड़े भी बच्चे 15-18 साल के, उनको भी वहाँ पर मारा जा रहा है। और खून की नदियाँ बह रही हैं वहाँ पर म्यांमार के अंदर। ये न्यूज़ में कहीं भी नहीं आया, लेकिन जब मैंने कल वहाँ पर देखा तो जैसे आपने देखा ना कि कई सारे फॉरेन रिपोर्टर्स होते हैं जो वहाँ पर जाके जैसे स्पाई कैमरा वगैरह लगा के वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं। वो बाकायदा पूरी रिकॉर्डिंग की गई, देखा गया किस तरह से वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन, वहाँ ह्यूमन मतलब एक एनिमल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो भी मिला उसको शूट एंड आउट किया जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप करके उनको मार दिया जाता है, बच्चों को मार दिया जाता है। इस तरह से लोग वहाँ अपनी जान को बचाने की कोशिश करें। मतलब वहाँ पे इंसानों की जो जान की कीमत है वो जानवर की तरीके, जैसे जानवर अपनी जान को बचाने के लिए भागता है वैसे वहाँ पर इंसान लोग भाग रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये चलिए कि म्यांमार जो है वो एशियन का ही एक पार्ट है। आप जानते हो ना, एशियन के अंदर 10 नेशंस आती हैं जिन्होंने अपना मिलकर अलायंस बनाए हुए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करेंगे। तो अभी एशियन की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर म्यांमार को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि अगर हमने म्यांमार को बुला दिया तो अल्टीमेटली वहाँ की मिलिट्री को हम प्रमोट करें कि अब कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो हम तुमसे ट्रेड रिलेशन रखेंगे। तो इसलिए एशियन की मीटिंग में म्यांमार को नहीं बुलाया गया। और जिस तरह से म्यांमार में वायलेंस हो रहा है, ये ह्यूमन टेरियन के लिए बहुत ज़्यादा, ह्यूमन राइट का एक बहुत बड़ा वायलेशन किया जा रहा है। तो इसी को काउंटर करते हुए जॉय बाइडेन के द्वारा बोला कि अगर इसी तरह से म्यांमार में चलता रहा तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि म्यांमार के साथ जो बची कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है हम वो भी यहाँ पर तोड़ देंगे। चलो यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि आसियान में कौन कौन सी नेशंस आती हैं। तो आसियान एक बायलैटरल ग्रुप एग्रीमेंट है जिसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज आती हैं। और वो 10 कंट्रीज हमारी कौन कौन सी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। पहले ये 5 कंट्री ने मिलकर एशियन ग्रुप बनाया था। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं, जो कि 8 अगस्त 1967 के अंदर किया गया था। फिर इसके अंदर और भी कई कंट्रीज जुड़ती गई तो टोटल 10 हो गए। 10 के नाम याद कर लो: ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 कंट्री जो उसको जोड़ती हैं। और 8 अगस्त 1967 को बनाया गया था। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन कहा जाता है। और ये न्यूज़ में इसलिए भी था 2018 के अंदर, क्योंकि जो हमारा रिपब्लिक डे इंडिया पे हुआ था, उस रिपब्लिक डे में 10 नेशन के जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है उनको हमने एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज़ को, अगर हम मिला दें तो 650 लोग यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। और ये जीडीपी का 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है इनकी जीडीपी पे खर्च किया जाता है। तो अल्टीमेटली ये अपने आप में एक एशिया का बहुत बड़ा एक अलायंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, एशियन बोलते हैं, ठीक है। अब एशियन के अंदर म्यांमार को यहाँ पर नहीं इन्वाइट किया गया था, बिकॉज म्यांमार के अंदर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, इसके चलते इनको यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया गया था। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू सेट टू बी बीट फॉरकास्ट। यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा एक बात बोली जा रही है कि जो उन्होंने सोचा था ना टैक्स को लेकर कि शायद उनका टैक्स कलेक्शन इतना होगा डायरेक्ट टैक्स को लेकर, बल्कि वो टैक्स कलेक्शन उससे भी ज़्यादा होने के चांसेस है। लेट सपोज गवर्नमेंट ने सोचा हमें 100 करोड़ मिलेंगे, लेकिन रियलिटी के अंदर उनको उम्मीद है कि शायद 125 से 135 करोड़ भी मिल सकते हैं। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा टैक्स मिलेगा उतना पब्लिक वेलफेयर पर उतना ही ज़्यादा वो पैसा क्या कर पाएंगी, खर्च कर पाएंगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो अभी मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज में हमारे पास यहाँ पर निफ्टी के अंदर कौन कौन सी कंपनी कवर होती है। तो आपकी जानकारी बता दूं, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासिम इंडिया, एचसीएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटेक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। ये 50 कंपनियां जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या होती है, कवर होती हैं, जो कि किस में कवर होती है, निफ्टी के अंदर का होती है, क्योंकि निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियों का क्या लिया जाता है, शेयर का एवरेज प्राइस लिया जाता है। अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट में तो $74 ₹74 का, यूरो ₹86 का है, ब्रिटिश पाउंड ₹103 का है, जापानीज एंड ₹65 का है, चाइनीज वन ₹11 का है। ये 5 करेंसी को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट SDR, जो कि IMF की क्या होती है, करेंसी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।